हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज हम पढ़ेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है और उपचयन अपचयन क्या होता है, संक्षारण क्या होता है और विकृति किसे कहते हैं। तो इन सभी टॉपिकों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा विस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो इसमें जो अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आइए देखते हैं और समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो विस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं, तो हम लोग देखते हैं। नंबर 1, यहाँ पे एग्जाम्पल। ठीक, नंबर 1 जैसे कि आप फेरस को कॉपर सल्फेट के विलयन से, जब फेरस जो होता है वो कॉपर सल्फेट के विलयन विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यह अभिक्रिया क्या होगी, प्लस यू। ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन बनता है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है। तो यह क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दूसरा एग्जांपल क्या है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक जिंक कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है कॉपर को। तो बनाता है क्या, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है। और एक अभिक्रिया और है, जब पीबी, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। जो लेड होता है वो कॉपर क्लोराइड के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो बनाता है क्या, लेड क्लोराइड पीबी।
लेड क्लोराइड प्लस, टू नहीं, लेड क्लोराइड प्लस Cu कॉपर, तो यह बनाता है। ये हो गया फेरस सल्फेट और कॉपर। ये हो गया कॉपर सल्फेट, ये हो गया फेरस। वैसे हो गया ये जिंक, ये हो गया कॉपर सल्फेट, ये हो गया लेड, ये हो गया कॉपर क्लोराइड। यहाँ पे ये बनाता है जिंक सल्फेट, और यहाँ पे कॉपर अलग हो जाता है। यहाँ पे बनाता है लेड क्लोराइड, और ये कॉपर। तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया यही होती है। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि फेरस और कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को कैसे विस्थापित कर रहा है, जिंक कैसे विस्थापित कर रहा है, लेड कैसे विस्थापित कर रहा है। तो इसके लिए होता है धातुओं की अपक्रियाशीलता निर्भर करती है इसके ऊपर। तो धातुओं की अपक्रियाशीलता ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर एक बार बता दे रहा हूँ। एक मिनट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में, नहीं नहीं समझ में आएगा। धातुओं की अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम, ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए, धातुओं की अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम। अभिक्रियाशील धातुओं की धातुएं जो हैं उनका घटता क्रम क्या है? सबसे पहले सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कोई धातु है तो वो है पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड और हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो यह अभिक्रिया का घटता क्रम है, अभिक्रियाशीलता, धातुओं की अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील यही धातु होती है पोटेशियम। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अभिक्रियाशील धातु, सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी हो गई? पोटेशियम। ठीक है, आप लोगों को इसका नाम पता हो, लिख दे रहा हूं इधर। ये है पोटेशियम, पोटेशियम, ये है सोडियम, ये है कैल्शियम, ये है मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम, ये है जिंक,
ये है फेरस, ये है लेड, ये है हाइड्रोजन और ये है कॉपर, ये है मरकरी, इसी को पारा कहते हैं। ये है सिल्वर और ये लास्ट में जो है ये है गोल्ड। ये सब, ये जो धातुएं हैं ये फिलहाल 13 हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, ये 13 धातुएं। ठीक है, और यहाँ से जिंक के पास से अब क्रियाशीलता घटने लगती है। यहाँ घटती अभिक्रियाशीलता है। मतलब अभिक्रियाशीलता घटना कहाँ से शुरू हो जाती है? जिंक के पास से। तो इसी कारण ये जो अभिक्रिया का सूत्र है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम है, इसी कारण फेरस सल्फेट कॉपर सल्फेट फेरस कॉपर सल्फेट को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और कॉपर को अलग कर देता है और कॉपर की जगह खुद ले लेता है। इसीलिए कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है। सॉरी, कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नोट कर सकते हैं, नोट करना है तो। चलिए ठीक है, डिलीट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया वह होती है जिसमें जो परमाणु तत्व होते हैं इनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। जो अभिक्रिया होती है इसमें जो अभिकारक रहते हैं उसमें अभिकारकों का अभिकारकों के जो आयन होते हैं उनका आदान प्रदान होता है। आइए देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? मतलब वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है। क्या होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड यहाँ पे बनाती है BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस
टू NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यह जो अभिक्रिया है, यही अभिक्रिया क्या हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। इसमें देखिए आयनों का आदान प्रदान, यहाँ पे Cl- 2Cl- और Va+ है, तो यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ जो बेरियम है वो सल्फेट को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और यहाँ पे जो सोडियम है वो क्लोरीन को। तो इसमें आयन का एक दूसरे का आदान प्रदान हो रहा है। तो यह अभिक्रिया क्या हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। हाँ, इसी में अवक्षेपण अभिक्रिया का ये जो दिया गया है, सेम अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसे अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होते। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का सेम उदाहरण यही है, क्या, Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl, यह अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप लोगों को अवक्षेपण अभिक्रिया समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए इसे। चलिए ठीक है, डिलीट करते हैं। अब इसके बाद आप लोगों की नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, चलो अभिक्रिया ही बता रहे हैं तो दो और बता देते हैं। एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, ब्लैक वाले से। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, जल की अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ हमें ऊष्मा निकलती है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। जब जब
चूना पत्थर यानी कि बिना बुझा हुए चूना को जल में मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और प्लस में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो यह जो अभिक्रिया हुई यह कौन सी है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्मशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मशोषी अभिक्रिया मतलब वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा, विद्युत ऊर्जा आदि का अवशोषण होता है। अवशोषण होता है वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा आदि का अवशोषण होता है वह कौन सी होती है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? ऊष्मक्षेपी का अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। यह किसमें? सनलाइट में। ठीक है, सनलाइट में अभिक्रिया करती है तो यह क्या होती है? 2Ag प्लस बेरियम, ओ सॉरी, Br ब्रोमाइड अलग अलग टूट जाती है। तो यह अभिक्रिया क्या हो गई? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा को बाहर निकाला जाता है। जैसे कि कोई अभिक्रिया हुई तो उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है तो वह अभिक्रिया क्या हुई? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया हुई। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे सनलाइट जो हम सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं वह इस अभिक्रिया में अपनी ओर ऑब्जर्व कर लिया गया है, बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो इसलिए यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई और यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हुई। नोट कर लीजिए इसे। ये आगे देखते हैं, दो हेडिंग हमारी और बची हैं।